गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, सत श्री अकाल। और आज हम लोग लेकर आए हैं गांधी जी का जो अध्याय चल रहा है वो भाग 2। कल हम लोग लास्ट टाइम में पढ़े थे, कल के अध्याय में आप लोगों ने पढ़ा था, उसमें गांधी जी अफ्रीका से भारत आने वाले थे और उसमें आप लोगों को बताया गया कि गांधी जी के दादाजी का क्या नाम था, उनके पिताजी का क्या नाम था, वो कहाँ के दीवान थे, उनकी शादी कैसे हुई, उनके बच्चे कैसे थे, क्या नाम था, सब कुछ आपको बताया गया। आज हम लोग उससे आगे चलते हैं और आज अध्याय 2 यानी कि पार्ट 2 में हम लोग पढ़ेंगे। कल हम लोग पढ़े थे 1901 तक, ठीक है, जिसमें गृह युद्ध हो गया था। आज हम लोग पढ़ते हैं 1901 में अगेन रिटर्न टू इंडिया, यानी कि महात्मा गांधी जी 1901 में वापस दक्षिण अफ्रीका से भारत आते हैं कुछ समय के लिए, और फिर कुछ ही दिनों बाद यानी कि 1902 में वो वापस साउथ अफ्रीका चले जाते हैं, दक्षिण अफ्रीका वापस चले जाते हैं। और जाते हैं तो कहां, तो नटाल एक जगह था। इस इलाके में रहने वाले भारतीय जो थे उनको एशियाटिक विभाग से परमिशन लेनी होती थी। तो एशियाटिक विभाग क्या था ये मैं अभी आपको बताने वाला हूं। तो नटाल वो पहुंचते हैं अफ्रीका के, जहां पे एशियाई लोग रहते थे। और उसी बीच होता यह है कि वो 1904 में एशियाटिक विभाग के खिलाफ फिनिक्स आश्रम की स्थापना करते हैं दक्षिण अफ्रीका में। 1902 में पहुंचे और 1904 में फिनिक्स आश्रम की स्थापना उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में। कब की? 1904 में। और उसके बाद 1907 में एक अधिनियम आता है, एशियाटिक पंजीकरण अधिनियम, एशियाटिक रजिस्ट्रेशन बिल, जो आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, ये आता है 1907 में। और इसमें सभी वैसे भारतीय या सभी वैसे एशियाई जो वहां पे रहते थे उनके लिए पंजीकरण करवाना अनिवार्य कर दिया गया, जिनकी उम्र 16 वर्ष से अधिक थी। और पंजीकरण में भी ऐसा पंजीकरण कि आपको फिंगरप्रिंट देना था, वैलिड पहचान देना था। आधार कार्ड तो था नहीं, लेकिन जो भी वैलिड पहचान थे वो आपको समय देना था। और ये गांधी जी को नागवार गुजरता है और वो कहते हैं कि ये एशियाई लोगों का अपमान है। और उसके बाद हर साल की भांति इस साल भी गांधी जी आंदोलन शुरू कर देते हैं, सत्याग्रह शुरू कर देते हैं। और उनके साथ जितने भी एशियाई लोग थे वहां पे अफ्रीका में, सभी लोग सपोर्ट में खड़ा हो जाते। 2 जनवरी का वो दिन जब एशियाटिक एसोसिएशन के लोगों ने गांधी जी के साथ मीटिंग की, जो आपको दिख रहा है 2 जनवरी है ना, 2 जनवरी को बैठक होती है। बैठक में यह तय होता है कि एशियाटिक पंजीकृत अधिनियम में संशोधन किए जाएंगे और इसको थोड़ा सा लिबरल बनाया जाएगा। लेकिन वो लिबरल नहीं बनाया जाता है। देखिए वो वैसा ही आपको दिख रहा है, 2 जनवरी वैसा ही दिख रहा है जैसे आप दिखाने के लिए अपने भाइयों को स्टोरी लगा के और डिलीट कर देते हैं। बाकी का स्टोरी लगेगा तो दिन भर ओनली मी और ओनली टू करके लगा हुआ रहेगा। तो वैसे ही यहाँ पे 2 जनवरी दिख रहा होगा आपको। इसीलिए सर पीटने की जरूरत नहीं है, पढ़िए और ध्यान यहाँ दीजिए। अभी इंस्टा पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है। आप सभी से आग्रह होगा कि आप सोशल मीडिया का प्रयोग कीजिए, लेकिन पॉजिटिव रूप में कीजिए। अभी हम अध्यापन करा रहे हैं, हमारी एक बहन है ये इंस्टा चला रहे हैं, क्या मजाक है भाई। देखिए सुनिए, लाइव क्लास है, पीट देंगे फिर। तो आते हैं कि 2 जनवरी 1908 को एक बैठक होती है एशियाई पंजीकृत अधिनियम के लोगों के साथ महात्मा गांधी की, और उसमें तय किया जाता है कि एशियाटिक पंजीकृत अधिनियम में संशोधन किए जाएंगे, बदलाव किए जाएंगे और इसको थोड़ा सा लिबरल किया जाएगा। हालांकि कुछ ही दिनों बाद ये नहीं होता है, जैसा का तैसा ही अधिनियम रह जाता है। तो गुस्साए गांधी जी जो हैं वो आंधी बन के उमड़ पड़ते हैं और जेल भरो आंदोलन शुरुआत कर देते। यानी कि अफ्रीका में 1908 में गांधी जी पहली बार जेल जाते हैं। 1908 में गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है जेल भरो आंदोलन के दौरान, ठीक है।
तो इसमें याद करने योग्य की बात क्या थी? फिनिक्स आश्रम, एशियाटिक पंजीकृत अधिनियम का डेट, गांधी जी की गिरफ्तारी। उसके बाद 1910 में उन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था हिंद स्वराज। और ये आपको अधिकतर एग्जाम्स में, चाहे 12th हो, ग्रेजुएशन हो, पीजी हो, या किसी भी एसएससी के एग्जाम में चले जाओ, एमसीक्यू में पूछा जाता है। तो 1910 में गांधी जी ने कौन सी पुस्तक लिखी? हिंद स्वराज। 1910 में ही उन्होंने जोहान्सबर्ग में टॉलस्टॉय फर्म की स्थापना की, एक कंपनी बनाया जिसका नाम टॉलस्टॉय रखा। अब उसके बाद 9 जनवरी 1915 को परमानेंटली वो इंडिया आ गए, रिटर्न टू इंडिया परमानेंटली 9 जन 1915, यानी कि 9 जनवरी 1915 को अस्थायी रूप से दक्षिण अफ्रीका से वो भारत वापस आ गए। आए तो कहां आए? तो आए थे वो जहाज से। वो जहाज कौन सा था? तो जहाज का नाम था SS सुदील, पानी जहाज था। अब जाहिर सी बात है कि पानी जहाज से आएंगे तो किसी बंदरगाह पे आएंगे। हालांकि हमारी एक बहन का जब हम कॉपी देख रहे थे तो लिख दी थी कि बंबई के अपोलो अस्पताल में। अरे भाई, जहाज अस्पताल में कैसे पहुंचेगा? तो जहाज एक्चुअली अपोलो हॉस्पिटल का नाम है, तो कंफ्यूज हो गई होगी। तो जहाज से वो अपोलो अस्पताल की जगह पे अपोलो बंदरगाह में पहुंचे। और कॉपी, अब आप अभिभावकों से अनुरोध होगा कि कॉपी जरूर चेक करें। लोग बंदरगाह को अस्पताल लिख देते हैं। खैर, मैंने चेक कर लिया है, आपको चिंतित होने की जरूरत नहीं है। और अपने सहयोगियों के साथ बंबई के अपोलो बंदरगाह पर वो पहुंचे। ठीक है। अब उसके बाद 1915 में अहमदाबाद का एक कोचरवा गांव है, वहां पे सत्याग्रह आश्रम बनाया। ठीक है। 15 में जब इंडिया है तो अपना गुजरात के ही रहने वाले थे, तो वहां पे अहमदाबाद है, अहमदाबाद में एक गांव है कोचरवा, वहां पे उन्होंने एक आश्रम बनाया, सत्याग्रह आश्रम। हालांकि बाद में 1917 में उसको ट्रांसफर कर दिया गया, स्थानांतरित कर दिया गया, और गुजरात के ही साबरमती में एक आश्रम बनाया गया। और ये आश्रम जो है 1917 से लेकर 1933 तक वर्किंग रहा। साबरमती आश्रम आप सभी ने अवज्ञा आंदोलन जब पढ़ते हैं तो उसमें इसका जिक्र आप देखे हैं, हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो साबरमती आश्रम 1917 से 1933 तक वर्किंग रहा। ये गुजरात में बनाया गया, ट्रांसफरेबल था। इससे पहले कोचरवा गांव में बना था और वहां पे सत्याग्रह आश्रम का नाम था। बाद में ये साबरमती आश्रम के नाम से कन्वर्ट हुआ, जगह चेंज हो गया ना। पहले कोचरवा गांव में था, फिर साबरमती में चला गया। उसके बाद इसको बनाने में फाइनेंशियल सपोर्ट किया अम्बालाल साराभाई ने, वहां के व्यापारी थे, उन्होंने इनको सपोर्ट किया बनाने में कि भाई यहाँ से आश्रम बनाओ। गांधी जी की जो कुटिया थी, अब देखो हम कुटिया लिखे हैं, कुछ लोग इसमें कुछ लिखे हैं। तो गांधी जी की जो कुटिया थी उसका नाम था हृदय कुंज। कुटिया के जगह सानिया जी कुछ और लिखेंगे। हाँ, तो ये रेलवे स्टेशन रांची का चुटिया नहीं है, यह गांधी जी की कुटिया है। तो गांधी जी की कुटिया का नाम था हृदय कुंज, यानी कि गांधी जी जिस रूम में निवास करते थे, वो जिस कुटिया में निवास करते थे उसको हृदय कुंज कहा जाता था। और अतिथि कक्ष था, वहां पे गेस्ट हाउस था, तो अतिथि कक्ष का नाम था नंदिनी। ठीक है। तो ये हो गया आपका साबरमती आश्रम। अब चलते हैं प्रथम विश्व युद्ध की तरफ। तो प्रथम विश्व युद्ध में गांधी जी वाज गिवन द टाइटल ऑफ कैसर हिंद बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट 1915। तो गांधी जी को कैसर हिंद की उपाधि 1915 में दी गई ब्रिटिश सरकार के द्वारा। क्यों दी गई? क्योंकि उन्होंने TWW किया था, TWW में सपोर्ट किया था, यानी कि द वार वारंट में सपोर्ट किया था। तो गांधी जी ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारतीयों से ब्रिटिश सेना में शामिल होने की अपील की। उनको कहा कि आप जितने इंडियन हो ब्रिटिश सेना में शामिल हो जाओ, और इसके लिए उन्होंने डोर टू डोर, घर घर जाके कैंपेन चलाया था। इसीलिए उनको कहा गया कॉल द रिक्रूटिंग सार्जेंट, यानी कि वो सार्जेंट, रिक्रूटिंग मतलब होता है ज्वाइनिंग ऑफिसर, तो वो नियुक्ति के लिए सार्जेंट के रूप में काम कर रहे थे। मतलब ब्रिटिश सेना का जो सार्जेंट होता है वो जो ज्वाइनिंग करवाता है, जॉब देता है, उस ड्यूटी में थे। उनको कुछ लोगों ने ये भी कहा कि आप ब्रिटिश सार्जेंट बन गए हो। ठीक है। उसके बाद अगर बात की जाए गुरु की,
तो सब कोई का गुरु होता है। तो गांधी जी का पॉलिटिकल गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। और आध्यात्मिक गुरु कौन थे? धार्मिक गुरु कौन थे? तो राय चंद्र। अगर बात की जाए इंस्पिरेशन ऑफ लंगर स्ट्राइक या हंगर स्ट्राइक, यानी कि इनको भूख हड़ताल की प्रेरणा कहां से मिली? अक्सर आप देखेंगे गांधी जी भूख पे हड़ताल बैठ गए, लंगर स्ट्राइक कर दिए, तो ये कहां से मिला? कहीं से तो इंस्पिरेशन मिला होगा ना। पिछलका दिन हम लोग तो इंस्पिरेशन का कुछ अब वो कह दिए थे ना, इंस्पिरेशन। तो अरे आज आप लोग पढ़ा देते हैं तो इंस्पिरेशन ऑफ लंगर स्ट्राइक जो है ऐसे क्या दिखा रही है? ये रस्किन नामक व्यक्ति जो है ब्रिटेन का, उससे मिला था। ठीक है। और इसका जिक्र जो है एक बुक में है, और बुक का नाम है अनटू द लास्ट। बुक का नाम है अनटू द लास्ट, और उसी में रस्किन नामक व्यक्ति का जिक्र है कि वो लंगर स्ट्राइक किया करता था, और ये सबसे बड़ा हथियार उन्होंने बनाया। यानी कि ये लंगर स्ट्राइक का जो तरीका था, इंस्पिरेशन था, ये भी उन्होंने ब्रिटेन से लिया था। बुक का क्या नाम है सर? अनटू द लास्ट। हाँ, पुस्तक का नाम है अनटू द लास्ट, जिसमें रस्किन का कैरेक्टर है और उसमें हंगर स्ट्राइक के बारे में बताया गया, और वहीं से इनको इंस्पिरेशन मिली। अब आते हैं इंस्पिरेशन फॉर मूवमेंट, आंदोलन का, क्रांति का इंस्पिरेशन, प्रेरणा इनको कहां से मिला? तो ये मिलता है टॉलस्टॉय से। अब टॉलस्टॉय में क्या था? तो वहां पे एक पुस्तक लिखी गई जिसका नाम था वार एंड पीस, और पुस्तक के राइटर थे अन्ना करीना। तो वहां पे वो पुस्तक पढ़ने के बाद इनको पता चला कि भाई क्रांति मूवमेंट जरूरी है जिंदगी में। पहले गांधी जी क्या थे? पहले एक आम आदमी की तरह पढ़ने लिखने गए, पढ़ने लिखने के बाद वो बैरिस्ट्री की पढ़ाई करके वकालत करना शुरू किया इंडिया आके बंबई में, फिर यहाँ से अफ्रीका गए केस लड़ने। लेकिन ऐसी परिस्थितियां बन गई और ऐसे उन्होंने अध्ययन को, ऐसी पुस्तकें उनके हाथ लगी जिसके बाद उसके जिंदगी में बदलाव आ गया। तो हर इंसान को बदलने वाला दो ही चीज होता है, एक तो ठोकर लग जाएगा तब बदल जाइएगा, या दूसरा टीचर या पुस्तक मिल जाएगा तो बदल जाइएगा। तीसरा का आपको कोई नहीं बदल सकता है, क्योंकि मम्मी पापा जन्म से आपके साथ होते हैं, वो बदलना होता तो बचपन में ही बदल देते। तो या तो आपको कभी गहरी चोट लगेगी, ठोकर लगेगी तो आप सुधरोगे, या फिर अगर कोई टीचर या किसी पुस्तक की बातें आपको आहत कर गई, दिल को लग गई, तो फिर आप में बदलाव आ सकता है। तो कोई अगर कहता है कि नेचर और सिग्नेचर नहीं बदलता है, तो नेचर भी बदलता है, सिग्नेचर भी बदलता है। बचपन में तुम ऐसा मेरे साथ होता था कि बैंक जाते थे तो पता नहीं होता था कि कौन सा सिग्नेचर करें, क्योंकि इतना सिग्नेचर ही कर देते थे, तो बदलते रहता है। खैर, तो ये था आपको गांधी जी के जीवनी की कहानी। अब आते हैं सेकेंड राउंड का जो स्टार्ट होगा, वो स्टार्ट होगा आंदोलन, मूवमेंट। तो सबसे पहला आंदोलन शुरू होता है गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह। अगर आप 12वीं में हैं तो आपकी अंग्रेजी कोर की जो पुस्तक है उसमें अध्याय 5 में इंडिगो नामक एक रचना है, उसको पढ़िएगा तो चंपारण सत्याग्रह की कुछ कुछ चीजें वहां पे मिल जाती हैं, कुछ कुछ क्या बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं। फिर भी आपको चंपारण सत्याग्रह तो पढ़ना ही होगा, चाहे आप 12th में हो या ग्रेजुएशन में हो, चाहे पीजी में हो या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। तो चंपारण सत्याग्रह होता कहाँ है? तो ये होता है बिहार में, और गांधी जी के साथ सपोर्ट में बहुत सारे बड़े बड़े दिग्गज वकील, सोसाइटी के लोग शामिल होते हैं। सबका नाम तो नहीं लिया जा सकता, लेकिन कुछ लोगों का नाम आप लिख लीजिए। गांधी के साथ होते हैं नरहरि पारेख, महादेव देसाई, जेबी कृपलानी, राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा, ब्रजकिशोर प्रसाद और रामनाथी प्रसाद। तो ये ऐसे लोग थे जो गांधी जी के साथ चंपारण सत्याग्रह में शामिल। चंपारण सत्याग्रह क्यों हुआ, इसका कारण भी आपको जानना होगा। तो वहां पे नील की खेती सबसे बड़ा कारण था, नील की खेती। और नील की खेती पे लगता था 3/20 भाग पर नील, यानी कि जो खेत है उसका हर खेत के 20 में से तीसरे भाग में आपको नील की खेती करनी होगी। और नील की खेती इसलिए किया जाता था कि इन्वेंशन ऑफ आर्टिफिशियल कलर्स, तो वहां पे आर्टिफिशियल कलर्स उससे बनाए जाते थे। नेचुरल कलर तो लिखूंगा नहीं, वो आर्टिफिशियल को हिंदी में क्या कहते हैं? कृत्रिम कलर, रंग बनाए जाते थे। ठीक है चुड़ैला सी, सॉरी दीदी।
कृत्रिम रंग का निर्माण किया जाता था। और इस एक्चुअली कुछ अंग्रेज भी चाहते थे कि कृत्रिम रंग का निर्माण न हो। एक कारण यह भी था कि इस पे टैक्स बहुत ज्यादा बढ़ा दिया गया, तो टैक्स भी बढ़ाया गया, जमीन भी खराब, नील खेती का दबाव भी। तो इसी मामले को लेकर राजकुमार शुक्ल जाते हैं गांधी जी से मिलने। राजकुमार शुक्ल जाते हैं गांधी जी से मिलने और मिलने जाते हैं 1916 में, 916 में। और वहां पे होता है लखनऊ अधिवेशन, वहां पे होता है लखनऊ अधिवेशन। और लखनऊ अधिवेशन में वो गांधी जी से मुलाकात करते हैं और मुलाकात करने के बाद वो उनको बिहार आने का न्योता देते हैं। वो हालांकि गांधी जी शुरू में इग्नोर करते हैं, लेकिन बाद में वो बिहार आने को तैयार हो जाते हैं और कलकत्ता से बिहार 10 अप्रैल 1917 को पहुंचते हैं। और आंदोलन शुरू होता है 9 दिनों बाद, यानी कि 19 अप्रैल 1917 को। आंदोलन के बाद सफलता भी मिलती है, हालांकि बीच में कुछ लड़ाइयां भी चलती है, केस होता है, कोर्ट कचहरी का मामला होता है, लेकिन फाइनली गांधी जी को सफलता मिलती है और एक जांच समिति बनती है फ्रैंक सलाई के रूप में, अध्यक्षता में। फ्रैंक सलाई के अध्यक्ष होते हैं और गांधी जी उसके सदस्य होते हैं। और इसके बाद बैन ऑन इंडिगो कल्टीवेशन, यानी कि नील की खेती को प्रतिबंधित कर दिया जाता है, रोक लगा दिया जाता है और गांधी जी का यह प्रथम आंदोलन जो है वो सफल हो जाता है। इसी आंदोलन के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी, इसीलिए महात्मा गांधी इनका नाम वहां से शुरू होता है। यानी कि 1917 के बाद से इनके नाम के आगे महात्मा गांधी शुरू हुआ। और ये उपाधि दी थी महात्मा की रविंद्रनाथ टैगोर ने। और 3 स्कूल खोले गए इस आंदोलन के बाद। एक स्कूल बरहरवा लखन सेन, दूसरा भितिहुआ गांव में और तीसरा मधुबन विद्यालय में। तीसरे भाग में और भी हम लोग पढ़ेंगे, इसमें बहुत सारे आंदोलन हैं। आप बने रहिए और अच्छा लगा होगा तो रिव्यू जरूर दीजिए। धन्यवाद।